सेक्शन 22 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 22 में क्या बोला गया है कि जब कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर क्वेश्चंस में आता है तो हम उसको यानी कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को क्या हम ओरल एविडेंस से दे या फिर हम ओरल स्टेटमेंट से या फिर ओरल एडमिशन करके उनको प्रूव कर सकते हैं या नहीं प्रूव कर सकते। तो इसमें क्या है कि जब कोई डॉक्यूमेंट अगर इशू में आ जाता है कि जैसे मान लो कि इसमें जैसे अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़े तो इसमें दिया है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट। यानी कि अगर कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है और उसको ओरल एडमिशन से प्रूव किया जा रहा है तो वो रेलिवेंट नहीं होता है। लेकिन ये जनरल रूल बोलता है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन दी है कि कब रेलिवेंट माना जाएगा। अनलेस और अनटिल जब तक द पार्टी प्रोपोजिंग टू प्रूव दैम shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document। ये क्या कह रहा है कि जब तक मतलब पार्टी ये नहीं प्रूव कर देती, यानी कि अगर हम मान लें कि अगर हमें ओरल एविडेंस देना है किसी स्टेटमेंट का तो पार्टी को क्या प्रूव करना पड़ेगा, उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंटाइटल है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि सेकेंडरी एविडेंस देकर उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकती है। उसके बाद क्या दिए हैं कि अगर वो सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करेगी तो वो कौन सा होगा। सेकेंडरी एविडेंस वो होगा जो अंडर द रूल्स हेयर इन आफ्टर कंटेंट है, यानी कि जो सेक्शन 65 में दिए गए हैं। यानी कि इस 22 जो सेक्शन, इस सेक्शन के बाद अगर कोई सेक्शन आएगा जो सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड है तो उसकी ये बात कर रहा है। तो ये सेक्शन 65 की बात कर रहा है, ठीक है। उसमें सेकेंडरी एविडेंस का दिया गया है कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करते हैं तो कैसे प्रूव करेंगे। या दूसरी कंडीशन ये है कि या फिर अगर उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को प्रूव करना है कि वो रियल है या फिर फॉल्स है, ठीक है, यानी कि रियल है या फिर फेक है, तो उस चीज़ को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो हम क्या करेंगे, तब हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब मैं दोनों केसेस के आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूँ जेन्युइननेस से रिलेटेड, ठीक है। जेन्युइननेस से रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा कि जैसे मान लो कि ए कोई बंदा है, ठीक है। अब ए बंदा है और बी है। अब कोई विल अगर डिस्प्यूट में हो गई, जैसे कि मान लो कि ए के फेवर में वो विल है, ठीक है। बी ये बोलता है कि जो ए के फेवर में विल है ये फोर्स्ड विल है, ठीक है, ये ए ने फोर्जरी से बनाई है, ये विल रियल नहीं है। तब ए क्या करता है, तब उस विल को प्रूव करने के लिए ए ये बोलता है कोर्ट को, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस विल के लिए विल के ऊपर जो सिग्नेचर है, ठीक है, या फिर विल पे जो भी मतलब अटेस्ट वगैरह किया गया है, तो हम उन बंदों को, ठीक है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो विल को एग्जामिन कर सके, ठीक है, तो उस बंदे को बुलाया जाएगा। वो अपना ओरल एडमिशन देगा। अगर किसी ने सिग्नेचर किया तो वो ये बताएगा कि हाँ ये विल मैंने सिग्नेचर की है और ये विल सही है यानी कि रियल है। तो उस कंडीशन में ओरल एडमिशन उसका रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है, हो गया जेन्युइननेस से रिलेटेड। लेकिन दूसरा क्या है कि जो फर्स्ट अपन ने कंडीशन देखी थी कि अगर कोई पार्टी ये प्रपोज करती है कि वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है उसका, ठीक है, तो सेकेंडरी एविडेंस कैसे दिया जाएगा। मान लो कि अगर देखो इसके अंदर भी एक एग्जांपल दिया गया, ये इसमें एग्जांपल दिया गया कि अगर एक यानी कि ए जो बंदा है वो एग्जीक्यूट करता है डीड किसके फेवर में, बी के फेवर में, ठीक है। तो बी क्या करता है कि सूट फाइल कर देता है ए के खिलाफ़ कि उसने जो पोजेशन है मॉर्गेज की प्रॉपर्टी का वो मुझे नहीं दिया है। और तब ए डिनाई करता है कि उसने तो एग्जीक्यूट ही नहीं की मॉर्गेज बी के फेवर में। फिर क्या होता है कि अब इस केस में हम ये देखेंगे कि बी कैसे प्रूव करेगा या कैसे नहीं प्रूव कर सकता। तो इसमें ये दिया गया है कि बी कैन नॉट प्रूव बाई ओरल एविडेंस, यानी कि ओरल एविडेंस से बी ये प्रूव नहीं कर सकता कि मान लो उसने ओरल एविडेंस ये दे दिया, यानी कि ओरली अगर ये बोल रहा है कि ही हैड बिफोर सम पर्सन, यानी कि जब ए ने ये एडमिट किया कि वो मॉर्गेज की प्रॉपर्टी बी को मिल रही है या फिर वो बी को मॉर्गेज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, और उस टाइम पे कुछ पर्सन थे, उन पर्सन्स के सामने अगर उसने ये मतलब एडमिट किया ए ने, तो इस चीज़ को भी सिर्फ कहने मात्र से या ओरल स्टेटमेंट से ही कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर देगा। उसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूशन है डीड की उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव किया जाएगा,
एग्जीक्यूशन ऑफ डीड को सेम विल के तरीके प्रूव किया जाए, कोई रजिस्ट्रार है जिसने स्टैम्प किया है उसके थ्रू, या फिर अगर वो प्रूव करना चाहता है, अगर उसकी बात रियल है कि कुछ पर्सन के सामने ए ने ये एडमिट किया था कि वो बी के फेवर में मॉर्गेज है, तो वो उन पर्सनस को बुलाएगा और उन पर्सनस की जो स्टेटमेंट होगी तो वो स्टेटमेंट ओरल एडमिशन कहलाएगी। वो स्टेटमेंट ओरल स्टेटमेंट होगी और ओरल स्टेटमेंट को ही हम एडमिशन बोलते हैं, यानी कि हम उसको ओरल एडमिशन बोलेंगे। इसमें सिंपल सा इतना ही था। और सेक्शन 22 अगर 22A की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही दिया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें क्या है। देखिए सेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि एन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसमें कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिया गया, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तब रेलिवेंट मानेंगे जब अगर उसकी जेन्युइननेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है और उस जेन्युइननेस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है या किसी ओरल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तब उसको हम ये प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम ये जैसे मान लो कि कोई हमें कॉल हिस्ट्री या फिर किसी का डिजिटल सिग्नेचर ही मान लीजिए, जैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, अगर हम उसको प्रूव करते हैं, ठीक है, कि ये इस बंदे ने कॉन्टैक्ट किया था, इसने डिजिटल सिग्नेचर भी किया है, या फिर मान लो कि उसने एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ भी है, तो अगर सिग्नेचर की बात करें तो उस सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए हमें उस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जिसने वो डिजिटली सिग्नेचर किया, तो हम उस बंदे को बुलाएंगे कोर्ट में, वो अपना एडमिशन करेगा ओरली और वो ये बताएगा कि वो सिग्नेचर उसका है या नहीं है, तब उसका पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्वेश्चन में है कि वो रियल है या फिर फेक है। ठीक है।